अकबर ने दरबार सजा रखा था। फूलों की माला, मोहरे की रोशनी और एक तरह का ठहराव जो सिर्फ तभी आता है जब राजा का मन किसी नए खेल ख्याल में लग जाता है। बीरबल अपनी चिरपरिचित सच्चाई सी मुस्कान लिए बैठे थे। कुछ कवि अपने मुक्तक गुनगुनाते, कुछ अमीर अपने पदों पर झूमते। अकबर ने अचानक उठकर कहा, बीरबल, आज तुझसे एक अजीब सी गुजारिश है। जाओ, शहर के सारे चूहे पकड़ कर लाओ। दरबार में ठहाका सा गूंजा। कुछ लोगों ने सोचा ये मजाक है, कुछ ने तमीज से देखा, क्योंकि अकबर की किसी भी बात में एक निहित मतलब हुआ करता था। बीरबल ने आंखें फाड़कर नहीं देखी, बस वही शांति भरी मुस्कान, और बोला, जहां पनाह, क्या मैं चूहों के साथ जाल बिछाऊं या लोगों के बीच जाल? अकबर ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वो खुद ही मुस्कुरा कर बोले, न जाल न जालतर, सीधे सीधे चूहे लाना है, जिनके होंठ न खिसके और न उनकी दुम कटे हों। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़े, पर उनकी चाल में वही निहायत ईशानी थी, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल की चिंता न करते हुए खेल जारी रखे। बाहर निकले तो शहर की गलियां भरी हुई थी। रसोई से उठती खुशबू, बटुके की हंसी, बच्चे, और उन सब के बीच वो जमीन जो चूहों की चालों से बूटी सी गहरे निशान छोड़ती थी। बीरबल ने पहले तो चूहों को पकड़ने के रोमन तरीके अपनाए, जाल, चावल और दूध, पर जल्दी समझ में आया कि राज की मंशा शायद चूहों को मारना नहीं, कुछ और बताना है। उन्होंने देखा कि जहां चूहे ज्यादा थे वहां खाने का गड़बड़ प्रबंधन था। अनाज खुले में पड़ा, गोदामों में छेद थे, अल्प भोजन का वितरण बेतरतीब था। चूहे तो संकेत मात्र थे, वे सूखे पेड़ पर उगे कुसुम थे कि हवाएं उनसे कैसे कुछ और बहा कर लाती है। बीरबल ने तय किया कि पहले चूहों का स्रोत देखना जरूरी है। कौन सा घर, कौन सा गोदाम इतना असुरक्षित है कि चूहे रोज रोज दावत पर आ सके? उन्होंने नगर के एक एक कोने में जाकर देखा और पाया कि छोटे छोटे दुकानदार अनाज खुले में रखते थे ताकि ग्राहक की नजर उस पर रहे। कुछ ब्राह्मणों ने पूजा के लिए अनाज खुले रखे थे और किसी ने ध्यान न दिया कि रात को चूहे कैसे आते हैं। बड़े हवेली मालिकों ने भले ही अपने भंडार को सुरक्षित रखा था, पर शहर के सबसे बड़े अनाज भंडार के रखवालों ने बताया कि चोरी कम और भंडार की दुश्वारियां ज्यादा है। अधिकारी घूस लेते हैं, दस्तावेज झूठे होते हैं और जनता के पास शिकायत करने के लिए कोई सुनवाई नहीं रहती। बीरबल ने यह सब देखा और वापस महल लौटकर अकबर के सामने बैठ गए, पर वे एक थैली में कुछ छोटे छोटे जाल भी लेकर आए थे जिनमें एक एक चूहा सिकुड़ कर पड़ा था। पर ये तो सिर्फ नमूना थे। अकबर ने पूछा कि बाकी चूहे कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, आपने कहा था सारे चूहे। मैंने सोचा कि पूरे शहर के चूहों का मतलब सिर्फ उनकी जुबान नहीं बल्कि उनके सहायक भी होंगे। अकबर ने भौहें उठाई, पर मुस्कान उनके होठों पर बनी रही। उनका आधा मनोरंजन बीरबल की चालाकियों में था, आधा राज्य की समस्याओं को हल करने की गंभीर इच्छा में। बीच बीच में बीरबल ने चूहों के पकड़े जाने का बड़ा ऐलान किया। नगर सभा में तख्ता पलट जैसा प्रस्ताव किया गया कि जो जो जीवित चूहे महल में लाएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। नियम सरल था, मरा चूहा मान्य नहीं, काटा हुआ सिर नहीं चलेगा, चूहा जीवित और कैद में होना चाहिए। खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन लोग अपने अपने जाल और ढेर सारे अट्टे प्रयोग लेकर खड़े थे। कुछ ने बिल्ली गले में बांध रखी थी, कुछ बच्चे अपने जाल लिए घूम रहे थे और कुछ आदमियों ने तो बड़ी झोली में टिन बर्तन रखे जो चूहों को आकर्षित करते। थिएटर जैसा दृश्य बन गया था, पर बीरबल ने ध्यान रखा कि कोई भी व्यक्ति बेवजह पीड़ा में न पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्दोष प्राणी का अत्याचार करना पाप है। पड़ीबाजी का खेल शुरू हो गया और वहीं से असल कहानी की गूंज उभर कर आई। कुछ ही समय में लोग महल में चूहे लाने लगे, पर बीरबल ने देखा कि कई लोग चूहे नहीं, केवल उनकी दुमें या मृत चूहे की छोटी छोटी टांगे लेकर आ रहे थे। भीड़ में कुछ लोग जो वास्तव में गरीब थे, उन्होंने अपने अपने घरों से जिंदा चूहे लाए, पर जो धनाढ़ और चालाक थे वे शॉर्टकट पर आ गए।
बीरबल ने नजारा समझ लिया। कई लोग इनाम के लालच में छोटे छोटे जाल तोड़कर चूहों को मारकर उनकी टांगे या पूंछें काटकर ला रहे थे। इसने बीरबल को गहरे सोच में डाल दिया। क्या हमने इनाम की भावना इतनी ऊंची कर दी थी कि लोगों ने संसाधनों के साथ छल करना शुरू कर दिया? क्या समस्या चूहों की अधिकता से बड़ी थी या उन मनुष्यों की इच्छाओं और लालच से जो नियमों को मोड़ देते थे? बीरबल ने निर्णय लिया कि इस खेल को अब रोका जाए, मगर वो रुकने से पहले असल मुद्दे को उजागर करना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत किया। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि चूहों के साथ साथ चूहों के व्यापारी भी माने जाएंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से खरीदा जाएगा। बाजार में कुछ भ्रष्ट चेहरे फीके पड़ने लगे, क्योंकि जो लोग चूहों की टांगे बेच रहे थे वे असल में नियमों का अतिरेक कर रहे थे। पर बीरबल ने यह भी देखा कि कुछ लोग तो इनाम के लिए अपने पड़ोसियों के घरों में रात में जाकर चूहे छोड़ देते ताकि सुबह उनका जाल सफल रहे। ये न केवल चालाकी थी, बल्कि दूसरों के जीवन में संकट पैदा करना था। लोगों ने अपने अनाज खो दिए, कुछ का मकान टूट गया और गरीबों के सामने भूख की बातें आईं। अकबर ने जनता की सच्ची हालत सुननी चाहिए, इसलिए बीरबल ने सुझाव दिया कि वे छिपकर लोगों के पास जाएं और खुद उनकी बातें सुने। अकबर ने वही किया। वे एक सामान्य कपड़े में सादे नागरिक बनकर शहर के गलियों में गए। उन्होंने देखा कि यदि लोग सुरक्षित और साफ सुथरे भंडार रखते, यदि अन्न के वितरण में पारदर्शिता होती और यदि प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिलती, तो चूहों का व्यवसाय अपने आप घट जाता। उन्होंने देखा कि कई बार लोग खुद अनाज को खुला छोड़ देते थे ताकि उनकी दुकानों की बिक्री बढ़े। लोग अनजाने में समस्या को आमंत्रित कर रहे थे। अकबर का मन भारी हुआ। उन्होंने जाना कि चूहों का असली कारण प्रशासनिक लापरवाही, लालच और असमानता है। उन चूहों ने भोजन के लिए आना बंद नहीं किया क्योंकि वहां भोजन है, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था की कमजोरी ने उन्हें बुलावा दिया। अकबर ने अदालत बुलाई और सीधे उन अधिकारियों को पकड़कर लाने का आदेश दिया जो भंडारों की रखवाली में लापरवाही बरत रहे थे। पर बीरबल ने कहा कि सिर्फ दंड से बात नहीं बनेगी। असल में लोगों को सहारा देना होगा ताकि वे अपने भंडार सुरक्षित कर सकें, क्योंकि जब तक गरीब के पास ढक्कन के लिए लोहे की पट्टी नहीं होगी, वो अनाज को खुला नहीं रखेगा। बीरबल ने रॉयल खाते से कुछ धन निकाला और गांव-गांव में छोटे छोटे लोहे के ढक्कन, मजबूत थैले और चूहों के लिए सुरक्षित कोठरियां बनवाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कौशल प्रशिक्षण भी दिया। किस तरह अनाज को सुरक्षित रखा जाए, कैसे गोदामों की साफ सफाई की जाए और कैसे सामुदायिक निगरानी का बंदोबस्त हो। ये सब देखकर लोगों की हालत में फर्क आने लगा। चूहों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी, पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब लोग चोरी छिपे इसके लिए दूसरों को कोसने की बजाय खुद कुछ करने लगे थे। बीरबल ने परखा कि असल जीत तब होती है जब लोग समस्या का साझेदार बन जाएं। उन्होंने चूहा पकड़ने के इनाम को बदलकर सामुदायिक स्वच्छता का पुरस्कार बना दिया। अब जिसने भी निदान करके प्रगति दिखाई उसे सम्मान मिला, न कि केवल चूहे पकड़े वाले को। इससे लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव आया। वे अब अपने पड़ोसी के हालात को भी संभालने लगे। कुछ माह में शहर के कुछ हिस्सों ने खुद की व्यवस्था बना ली और चूहों की उपस्थिति कम और कम दिखाई देने लगी। पर बीरबल ने अपने चालाकी से यह भी देखा कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग हमेशा आसान रास्ते ढूंढते हैं ताकि तात्कालिक लाभ उठाएं। उन्होंने फिर से सोचा और एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने शहर में शिक्षा पर जोर दिया। बच्चों को बताया गया कि कैसे संसाधन बचाए जाएं और महिलाओं को सिखाया गया कि कैसे खाद्य सामग्री को चूहों से सुरक्षित रखा जाए। एक दिन किसी ने महल के सामने एक थैली रख दी जिसमें एक बड़ा सा चूहा था और साथ में एक पत्र। ये चूहा नहीं, ये हमारे दुख का प्रतीक है। बीरबल ने उसे खोलकर पढ़ा तो पता चला कि एक छोटे किसान ने लिखा था कि उसने अनाज खोने के कारण कर्ज ले रखा है और वो कर्ज अब उसके परिवार के लिए बेहद भारी था।
उसने चूहे को समाज की चिंता जताने के रूप में भेजा था। अकबर उसके पास बुलाकर उसे सुनने लगा और किसान की हालत सुनकर राजा का दिल पिघल गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस किसान का कर्ज न केवल माफ किया जाए, बल्कि उसे सुरक्षित भंडारण के लिए धान गाड़न की तकनीक दी जाए। ये सुनकर गांव वाले खुश हुए। वे महसूस करने लगे कि उनकी बातें सुनने योग्य है। चूहा, जो पहले मजाक और नजरअंदाजी का विषय था, अब लोगों के दर्द की तस्वीर बन गया था। समय के साथ बीरबल ने यह महसूस किया कि हर समस्या का हल केवल दंड में नहीं होता। कभी कभी उसे समझकर, जड़ से कटकर हल करना होता है। उन्होंने अकबर को बताया कि यदि वे सिर्फ चूहों का शिकार करते रहें तो वे सतही बने रहेंगे, पर यदि वे व्यवस्था सुधारें तो चूहों की उत्पत्ति ही नष्ट हो जाएगी। अकबर ने स्वीकार किया और अपनी सारी शक्ति प्रशासनिक सुधार में लगा दी। उन्होंने बागवानों के लिए अनाज के सुरक्षित गोदाम बनवाए, किसानों के लिए सहकारी समितियां शुरू की और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए लेखा जोखा प्रणाली लागू करवाई। कुछ अधिकारियों को विपक्षी माना गया और बाहर कर दिया गया, पर उनकी जगह ईमानदार लोगों को बैठाया गया। बीरबल ने देखा कि परिवर्तन कठिन था पर स्थायी था। अब लोग चूहों को मारने की बजाय अपने संसाधन बचाने लगे और इस प्रक्रिया में वे मजबूत हुए। कई महीनों बाद जब अकबर ने फिर से दरबार में ये मुद्दा उठाया तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने मुझसे चूहे पकड़ने कहा था। मैं उन चूहों को ले आया जिनके कारण हमारे शहर में कई दुख है, पर वास्तविक चूहे वे थे जो चोरों की तरह लोगों की मेहनत चूसते थे। रिश्वत, बेईमानी और लापरवाही। हमने उन चूहों को पकड़ा और उन्हें पकड़ने के साथ साथ उन हालात को भी बदला जिनमें वे पलते थे। अकबर की आंखों में फिर वही चमक दिखी जो उस दिन थी जब उन्होंने बीरबल को ये अनोखा आदेश दिया था। उन्होंने भीड़ में देखा कि अब जो लोग पहले चूहे की टांगे बेचकर ही इनाम जीतने की सोचते थे, वे अब शर्मिंदा थे, और जो लोग वास्तव में जी जान से अपने घरों और गांवों की रक्षा कर रहे थे, उन्हें सम्मान मिला। ये न सिर्फ चूहों की जीत थी, बल्कि इंसानियत की जीत भी। कहानी का अंत जिस तरह से होना चाहिए था, वो सादा और असरदार था। किसी बड़े समारोह में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज जब मैं घरों की खिड़कियों पर देखता हूं तो मुझे चूहों की आवाज कम सुनाई देती है, पर लोगों की हंसी ज्यादा सुनाई देती है। शायद यही सच्ची जीत है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, चूहों को पकड़ना आसान था, पर आपकी इच्छा थी कि आप अपनी रियासत को पकड़े, और त्यों से आपने रियासत पकड़ी भी। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, तो अब बताओ बीरबल, क्या मैं अब चूहे पकड़ने वाला बादशाह बनूं या लोगों का रखवाला? बीरबल ने बिना हिचकिचाहट कहा, आप दोनों हैं, पर याद रहे कि राजा का असली काम चूहों का सफाया नहीं, लोगों की रक्षा है। और इस तरह शहर में चूहों की कहानी घूम घूम कर एक नए अध्याय में बदल गई, जहां चूहे सिर्फ खुराक के खोजी नहीं रहे, बल्कि समाज के उन छोटे छोटे असंतुलनों के प्रतीक बन गए जिन पर ध्यान देकर लोगों ने अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। बीरबल ने चूहों को पकड़कर नहीं, उनका मतलब समझकर अपनी बुद्धि से वो परिवर्तन लाया जो चूहों के बिना भी टिक गया। अकबर ने सीखा कि किसी भी समस्या का हल सतही कार्रवाई में नहीं, बल्कि जड़ पर काम करके पाया जा सकता है। और लोगों ने सीखा कि सम्मान, सुरक्षा और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी खुराक है, न कि किसी झटके में मारा गया चूहा जिसे सुबह की हवा बहा दे। अकबर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पारखी निगाहें भी किसी के सामने नतमस्तक हो सकती हैं। फिर भी जब उस उजाले ने दरबार के बीच जमीन पर फिरा तो हर आंख में वही सवाल था जो फरिश्ते की मौन वाणी से पहले खड़े हो गया। क्यों? फरिश्ता हंसता नहीं था, रोता भी नहीं था। उसकी मौजूदगी ही किसी तरह की ताजगी लिए थी, मानो किसी सूखे वृक्ष पर पहले पाले की जगह पहली बारिश की बूंद पड़ गई हो। वे सब एक क्षण के लिए रुक गए जहां समय और कहानी मिलते थे, और कोई भी शब्द वाजिब नहीं लग रहा था। फिर भी जीवन को बहता जाना था।
अकबर उठकर अपने सिंहासन के आगे आ खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, बताओ, तुम्हारी मंशा क्या है? फरिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल ऐसी थी मानो वो किसी गीत की कविता पढ़ रहा हो। और उसने कहा, मैं आ गया हूं ये देखने की राजा के दरबार में इंसान क्या है और इंसानियत क्या। अकबर की भौहें एक क्षण को मिली। वो हमेशा प्रश्नों का सामना करने वाला शासक था, पर यह सवाल सिर्फ राज्य के कानून नहीं, उसकी आत्मा के लिए था। बीरबल ने एक झलक में कई परिस्थितियां देख ली और उसके चेहरे पर धीरे से मुस्कान आई। वो जानता था कि बुद्धि से काम लेकर भी दिल की कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं होता। दरबार में हवा कुछ भारी थी। शाहजहां के मकबरे की सीधी रोशनी नहीं थी, पर अकबर की आंखों में एक तरह की गरिमा थी जो हर शब्द को गंभीर बना देती थी। फरिश्ते ने अपनी बात आगे कहा, मैंने कई राजाओं के दरबार देखे, लेकिन तुम्हारे दरबार का हिसाब अलग होगा। मैं तुम्हें 3 प्रश्न नहीं दूंगा, कोई परीक्षा भी नहीं। बस कुछ घटनाएं यहां घटेंगी जिनमें तुम्हारे दरबार के लोग अपनी असलियत दिखाएंगे और उसी से तुम्हारी रियासत का असली माप निकलेगा। अकबर ने कहा, जो भी होगा मैं उसे देखूंगा और समझूंगा। फरिश्ता ने थोड़ा सा सिर झुकाया और कह दिया, तो तैयार रहो, क्योंकि इंसानियत की कसौटी किसी किताब में लिखी नहीं होती, वो रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में पाव रखती है। अगली ही सुबह अखबार से पहले खबर फैल गई कि एक अजीब मानुष, न कोई राजकुमार न कोई सूदागर, दरबार के बाहर खड़ा है, जिसने कहा है कि उसे सच्चाई चाहिए। लोग तरह तरह की हंसी उछलाने लगे। कुछ ने कहा कि ये किसी रंग की नाटकबाजी है, कुछ ने सोचा कि ये किसी विदूषक की तरकीब है, पर दरबार के चुप रहने से अकबर का दिमाग शांत नहीं रहा। उसने बीरबल से कहा, इसे बुलाओ। बीरबल गया और उस अजनबी के पास पहुंचा। वो व्यक्तित्व साधारण था, चेहरे पर मिट्टी के दाग, पर आंखें ऐसी कि जिनमें भीड़ की सारी थकान नहीं थी, बल्कि देखे हुए दुख का अक्स था। उसने किसी से नाव नहीं मांगी, न किसी से दूताशाही। वो सीधे अकबर के पास आया और बोला, महाराज, क्या आपके दरबार में उस स्त्री के लिए कोई जगह है जिसने अपने बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत बेच दी? अकबर के सीने में एक संकुचन आया। वो उस स्त्री का नाम नहीं जानता था, पर सवाल ने दरबार की नींव को हिला दिया। दरबार के लोग सोचने लगे कि क्या ये कोई नाटक है, पर फरिश्ते ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सिर्फ देख रही थी, और उसके देखने का तरीका किसी कन्हैया की मुस्कान की तरह सरल था। वो सब कुछ समझने का वादा कर रहा था, पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं लेना चाहता था। अकबर ने आदेश दिया कि उस स्त्री की तलाश की जाए। खबर फैलते फैलते शहर के अंत तक पहुंची। कुछ दिनों के भीतर एक मां, उसकी आंखों में फैली रातों की नींद की कमी लिए, अपने बच्चे को लेकर दरबार के बाहर खड़ी मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसके हाथ में एक पुराना खिलौना ज्यों का त्यों था, और बच्चे की आंखों में स्नेह था जो चोरी सा किसी शाही अंगूठी में भी नहीं था। मां बोली, महाराज, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपना घर बचाने के लिए ऊंचे दर पर उधार लिया, और जब ब्याज न चुका सकी तो मुझे अपनी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने अपने बालों की एक चोटी बेच दी ताकि मेरे बच्चे के पास रोटी रहे। अकबर ने हाथ जोड़े, पर फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा न्याय तभी सिद्ध होगा जब तुम उस मां की कीमत समझो, न कि उसकी गलती। अकबर ने सोचा कि न्याय तो कानून में लिखा है, पर फरिश्ते ने कहा कि कानून और प्यार अलग अलग चीजें हैं। कानून सिखाता है कि किसे सजा देनी है, प्यार बताता है कि किसे सहारा देना है। फैसला जैसे किसी कढ़ाई से निकला हुआ नहीं था। अकबर ने दरबार के कुशल अधिकारियों से कहा कि उस मां की जरूरतों को पूरा किया जाए और ऋण को देनदारों से मिलकर माफ कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई और मां ऐसी मजबूरी न झेले। यह छोटा कदम था, पर असर बड़ा हुआ। लोगों ने देखा कि राजा केवल मुकदमों का समय बताने वाला नहीं, बल्कि इंसान की तकलीफ सुनने वाला भी है। पर फरिश्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये तो शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें अपनी महलों से बाहर खड़े होना पड़ेगा। वो उसी शाम एक भिखारी के रूप में दरबार में आया,
पर उसकी चाल और उसके कपड़े देखकर कोई उसे खास नहीं समझा। उसने कहा कि वो फकीर नहीं है, पर उसके पास एक गिलास में पानी था जो उसने किसी निर्जीव के लिए नहीं बल्कि एक घायल घोड़े के लिए लाया था। घोड़ा एक सैनिक का था जिसे हाल ही में रणभूमि से लौटने पर घायल हालत में पाया गया था। सैनिकों में वीरता की परिभाषा काटने वाली तलवारों और कठोर अनुशासन से होती थी। पर उस फकीर ने पूछा कि क्या किसी ने उस घोड़े की पीड़ा का ख्याल रखा है। अकबर ने आदेश दिया कि घोड़े का इलाज कराया जाए और सैनिकों से कहा कि वे अपने साथियों के साथ और उनके जीवन के साथ भी वही स्नेह रखें जो वे तलवार के साथ रखते हैं। बीरबल ने हंसी में कहा, राजा, अगर आप घोड़े की पीठ पर उतरते हैं तो शायद लोग ये समझेंगे कि आपकी रियासत के नीचे भी कोई जमीन है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ। मैंने सोचा था कि रियासत केवल किले और खजाने की रेखा है, पर ऐसा लगता है कि रियासत उन छोटी छोटी रूहों का नाम भी है जो हमारे चारों ओर बसी है। दरबार में लोग धीरे धीरे समझने लगे कि फरिश्ते की आड़ में क्या हो रहा है। यह कोई दैवीय दंड नहीं था, ये चेतना की एक नर्म चाल थी, लोगों के भीतर छिपे हुए मानवता के दरारों को उजागर करने की। कुछ दिनों के बाद दरबार में वो मामला आया जिसमें एक प्रश्न ने सारा संतुलन हिला दिया। एक अमीर तस्कर ने दावा किया कि उसका माल चोरी हुआ है और उसने 2 गरस्तों को आरोपी ठहराया। सजा देने की परंपरा कठोर थी। न्यायाधीशों ने सबूत मांगे और तस्कर ने प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला दिया। पर फरिश्ता ने एक अलग रास्ता सुझाया। उसने कहा कि दरबार खुद उस इलाके में जाकर देखेगा जहां से माल चोरी हुआ और लोगों से सीधा सवाल करेगा कि क्या किसी ने कभी किसी गरीब का घर लूटा है, क्या किसी ने कभी जरूरतमंद को बिना कारण तंग किया है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अगर हम रियासत को सिर्फ कानून के तराजू में तौलते रहे तो हम उसका असली माप नहीं जान पाएंगे। इसलिए अखबारों के रुख के बजाय अकबर स्वयं भेजा गया और वो तस्कर की हवेली और गरस्तों के छोटे छोटे घरों तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि तस्कर ने स्थानीय कर्मचारियों को दबाकर अपने पक्ष में गवाह बनवाए थे और गरस्तों की आवाज दबा दी गई थी। अकबर ने लोगों को बुलाकर कहा कि सच की आवाज को दबाना ही सबसे बड़ा अपराध है। उसने तस्कर से कहा कि जो माल गलत तरीके से हासिल किया गया हो उसे जनता को लौटा दो और गरस्तों को मुआवजा दो, पर सबसे बड़ी सजा उसने तस्कर को ये दी कि उसे अपने सभी कर्मचारियों के साथ गांवों में जाकर गरीबों के घरों की मरम्मत करानी होगी ताकि उसके द्वारा किए हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति हो सके। तस्कर ने पहले विरोध किया, पर बाद में उसने माना कि कर्तव्य केवल धन बढ़ाने का नाम नहीं बल्कि उन लोगों का ख्याल रखना भी है जिनके बिना धन की कोई कीमत नहीं रहती। फरिश्ता ने दूर से ये सब देखा और उसकी छवि में संतोष था। वो जानता था कि अकबर का दिल अब धीरे धीरे उन लोगों की धड़कन से जुड़ रहा था जिनके लिए वो शासन करता था। समय के साथ दरबार में और भी कहानियां आई, कुछ छोटी कुछ बड़ी। एक बार एक नामहर्द ने दूध की नपवाई में मिलावट कर दी थी और गांव के कई बच्चे बीमार हो गए। ये मामला सार्वजनिक हुआ तो शाही अफसरों ने सख्त सजा का आदेश देने का इरादा किया, पर फरिश्ता ने कहा कि पहले कारण जानो। जब कारण जाने गए तो पता चला कि मिलावट करने वाला व्यक्ति आत्मा में ही गरीब था। उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए ये कदम उठाया था। अकबर का मन कांपा। कहतना आसान था कि उसे कठोर दंड मिले, पर क्या दंड से भी गांव के बच्चों की सेहत वापस आ जाएगी? अंततः अकबर ने आदेश दिया कि मिलावट करने वाले को गांव की स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर उसे मजबूर करने की बजाय सुधार का मार्ग दिखाया जाए। उस व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया और उसे मिलावट के बड़े नेटवर्कों तक पहुंचने वाले लोगों की पहचान करने का काम सौंपा गया ताकि भविष्य में वो ही मदद करने वाला बन सके। ऐसे फैसलों से दरबार में एक नई हवा आई। लोग समझने लगे कि कभी कभी सुदृढ़ शासन का मतलब केवल सख्ती नहीं बल्कि सहानुभूति और पुनर्स्थापन भी है। दरबार के कवि और विद्वान इस बदलती विचारधारा पर चर्चा करते रहे। कुछ ने कहा कि
अकबर की ये नरमी कमजोरी है, पर बीरबल ने न केवल बहस में बल्कि छिपे हुए सच को उजागर कर दिया। जो राजा जनता के दर्द को सुनकर उसे ठीक कर देता है, वो असली राजा है। जो केवल नियमों का पालन कराकर खुद को राजा समझता है, वो केवल पद का धारक है। ये शब्द सच्चाई की तरह दरबार में गूंज उठे। फरिश्ता ने कभी भी साफ साफ उकसावा नहीं दिया। वो बस एक आभा था जो लोगों के भीतर की मानवीयता को जगाता था। समाचारों में यह भी चर्चा आई कि आसपास के राज्यों के शासक अकबर की नर्म नीति को अपनी कमजोरियों का लाभ मानकर आक्रमण की सोच रहे हैं। कुछ दरबारियों ने आग्रह किया कि सैन्य शक्ति को और कठोर किया जाए, पर अकबर ने कहा कि शक्ति केवल तलवार नहीं, न्याय और मानवता के संगठित स्वरूप में भी होती है। उसने अपने सेनानायकों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ युद्ध की कला ही न बढ़ाएं, बल्कि युद्ध के बाद के समाज को कैसे संभालना है, बेघर हुए लोगों का क्या किया जाएगा, ये भी सीखें। उसकी ये सोच अजीब थी। कई लोग इसे अनावश्यक समझते थे, पर कुछ वर्षों में जब उसके पड़ोसियों ने युद्ध के बाद अपने लोगों की दुर्दशा देखी, तब वे समझे कि अकबर ने जो कुछ किया था वो सिर्फ दया नहीं, बहुपक्षीय रणनीति भी था। लोगों का भरण पोषण और समाज का पुनर्निर्माण ही किसी राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा था। फरिश्ता की उपस्थिति एक दिन अचानक और गहन सवाल के रूप में सामने आई। उसने दरबार के सामने एक बुढ़िया को बुलाया। वो बुढ़िया न तो धनी थी, न प्रसिद्ध, पर उसकी आंखों में जीवन के उन अनुभवों की गहराई थी जिनका कोई हिसाब नहीं था। उसने कहा कि उसके पास एक खास कहानी है। उसने एक छोटे से बच्चे को पाला था जो किसी अनाथालय से भागा हुआ था। उस बच्चे ने बाद में संग्रहालय का सबसे बड़ा कलाकार बनकर नाम कमाया। जब दरबार ने उस बच्चे की उपलब्धि पर चर्चा की, तब एक युवा दरबारी ने उसकी सफलता को महलों की उदारता और विश्वविद्यालयों की बाक्सी से जोड़कर बताया, पर बुढ़िया ने कहा, नहीं, उसने ये सब अपने भीतर की जिज्ञासा और किसी सुनहरे पल की वजह से किया था, वही पल जिसे आपने कभी अहमियत नहीं दी। अकबर ने पूछा कि वह पल क्या था। बुढ़िया ने कहा, वो दिन जब एक राजा ने उस बच्चे को सजा देकर उसकी छोटी सी चोटी काटने की सजा सुनाई थी, पर बाद में उसे माफ कर दिया। उस माफी ने उसके भीतर एक नई आग बुझाई और देखा कि आग की गर्मी से कुछ बीज अंकुरित होते हैं। अकबर की आंखों में नम था। उसे एहसास हुआ कि सजा देने में कितना जोखिम है और माफी देने में कितना साहस। फरिश्ता का असली लक्ष्य यही था। वो अकबर के दरबार को यह दिखा रहा था कि कानून और मानवता का तालमेल किस तरह समाज को मजबूत करता है। उसने चुनौती दी कि जब तक राजाओं के पास ये समझ न हो कि किसी इंसान की गलती केवल उसे ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित कर सकती है, तब तक कोई भी व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह सकती। अकबर ने धीरे धीरे ये धारण कर ली कि शासन का असली स्वरूप केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सहसंबंध बनाना भी है। उनके दुख में हिस्सेदारी करना, उनकी खुशियों में शामिल होना, और जब जरूरत हो तो उन्हें सुधार का अवसर देना। समय ने पुरानी चाल चली। कई राजनैतिक षड्यंत्र हुए। कुछ दरबारियों ने अकबर की मानवीय नीतियों का विरोध किया, पर अकबर ने अब अपने लोगों के बीच जुड़ने की कला सीख ली थी। उसने गांवों में काम करने वाले मजदूरों के लिए क्रेडिट व्यवस्था की, शिक्षकों और चिकित्सकों को राज्य समर्थन दिया, और किसानों की आड़ में आए शोषकों पर अंकुश लगाया। उसके फैसले से कई लोग समृद्ध हुए, पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि राज की नीतियां अब केवल ऊंचे महलों में नहीं बनाई जाती थी। लोगों की जमीन से उठीन आवाजें अब राज प्रवेश थी। बीरबल ने कहा, राजा, तुमने वो कर दिखाया जो इतिहास की किताबों में कम ही लिखा जाता है। तुमने अपने दरबार को दिल से चलाया। अकबर ने सरलता से जवाब दिया, दरबार की सच्ची ताकत वही है जो लोगों के दिलों में घर बनाए, क्योंकि दिलों को जीत कर ही राज्य टिकता है। फरिश्ता ने कुछ महीनों बाद कहा कि अब उसकी परीक्षा का अंतिम अध्याय आ गया है। उसने दरबार में एक ऐसा दृश्य रचा जिसमें अकबर को अपने सबसे भरोसेमंद मित्र से अलग होना पड़ा।
एक बार अकबर के सबसे करीबी सेनापति ने गलती से एक गांव में कठोर दंड की सिफारिश कर दी, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी गड़बड़ा सकती थी। अकबर के दरबार में उस सैन्य निर्णय पर तेज बहस हुई। बहुत से लोग कहने लगे कि सख्ती से ही डर और अनुशासन कायम रहते हैं, पर अकबर ने उस सैन्य फैसले पर फिर से विचार किया। उसने देखा कि सख्ती से भय तो आ सकता है, पर प्रेम से स्थायित्व और सहयोग मिलता है। उसने सेनापति को बुलाकर कहा कि वह अपने कदमों का परिणाम खुद देखेगा और उन लोगों से माफी मांगेगा जिन्हें उसने बिना सोचे समझे दंडित किया था। सेनापति अनुचित निर्णय पर शर्मिंदा हुआ, पर उसने राजकाज और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और सच्चे दिल से माफी मांगी। वो दृश्य दरबार के लिए सबक था। कठोरता और एकजुटता के बीच संतुलन बनाकर ही राज्य आगे बढ़ता है। फरिश्ता ने अंततः अकबर से कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, पर असली जांच तब होगी जब तुम्हारी मृत्यु के बाद कोई ये देखे कि तुम्हारी नीतियां कितनी टिकाऊ है। अकबर ने गंभीरता से कहा, मैंने जो बीज बोए हैं वे लोगों के बीच लग गए हैं। उन्हें पानी चाहिए और वे स्वयं पानी देंगे। फरिश्ता ने आंखों में चमक लिए कहा, फिर मेरा काम पूरा हुआ। और उसी रात, जब पूरा शहर सोया हुआ था, फरिश्ता ने श्वेत रोशनी में मिलकर दैवीय मौन में विलीन होना शुरू किया। उसने कोई बड़ा वचन नहीं दिया, न ही उसने किसी को वरदान दिया। बस उसने अपनी विदाई के वक्त इतना कहा, इंसानियत का असली धरती पर राज वही है जहां हर दिल को सुनने की आदत हो। और फिर वो गायब हो गया, बिना किसी आंधी के, बिना किसी दहाड़ के, जैसे किसी ने धीरे धीरे मोमबत्ती बुझा दी हो। अकबर के बाद कई शासक आए और गए, पर उस दिन के निर्णयों का असर वर्षों तक चला। अकबर ने दरबार में जो सोच बहार की तरह फैलाई, न्याय के साथ करुणा, कर्तव्य के साथ सहानुभूति, वो धीरे धीरे समाज की एक नई धारा बनकर बहन निकली। गांवों में विद्यालय खुले, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से लागू हुई और न्यायालयों ने अब केवल कठोर दंड की जगह सुधार को प्राथमिकता दी। लोगों ने महसूस किया कि एक राजा का असली मुकाम उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी समझ और दयालुता है। बीरबल के किस्से अब सड़क किनारों पर सुनाए जाते थे, पर उनके किस्से उन छोटी छोटी घटनाओं के थे जिनमें अकबर ने अपनी मानवता साबित की थी। एक मां के लिए एक छोटी सी राहत, एक घोड़े की पीड़ा का इलाज, एक तस्कर का सामाजिक सुधार, एक बच्चे को माफ कर आगे बढ़ने का अवसर। कई बरस बाद जब अकबर बूढ़े हुए और उनके कदम धीरे धीरे कमजोर पड़े, वे उस सुबह की ओर अक्सर निहारते जो उनके दरबार के इतिहास में सबसे अलग थी। जब आकाश ने अपना हाथ रखा और एक फरिश्ता उतरा, वे अब समझते थे कि दैवीय हस्तक्षेप असल में किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं होता। वो अक्सर एक ऐसे आईने की तरह आता है जो इंसान के सामने उसकी असलियत रख देता है, और इंसान या तो उसे टालता है या स्वीकार कर लेता है। अकबर ने स्वीकार किया कि उसने उस आईने को देखा और उसे अपने शासन में झोंक दिया। उसकी महलों की दीवारों पर अब वो बात लिखी न थी, पर लोगों के दिलों में वह लिख गई थी कि शासन का असली मानक इंसान को उसकी गरिमा के साथ जीने देना है। फरिश्ता का नाम किसी किताब में दर्ज नहीं हुआ, पर लोग जब भी किसी नई पीढ़ी को शिक्षा देते थे तो वे उस दिन की कहानी सुना देते। कैसे एक अजनबी ने दरबार की नींव हिला दी और कैसे एक राजा ने समझकर अपनी सच्ची पहचान पाई। कहानी का अंत किसी बड़े दृश्य पर नहीं हुआ, वो बस धीरे धीरे जीवन में घुलता गया। हर बार जब किसी ने माफी मांगी और दूसरा उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, हर बार जब किसी बड़े ने छोटे की पीड़ा पर हाथ रखा, और जब भी कोई राजकाज का फैसला कानून से ऊपर उठकर मानवता के पक्ष में गया, उस दिन फरिश्ता की परछाई कहीं न कहीं जिंदा हुई। और इस तरह अकबर का दरबार बदल गया, न केवल शासक के निर्णयों से बल्कि जनता के बीच फैली वो नर्म अहमियत से जो हर दिल में इंसानियत की लौ जगा देती थी। वर्षों के बाद जब अकबर ने अपनी आंखें बंद की, लोग कहते हैं कि नाचीज और अमीर दोनों ने एक ही तरह की आंखों से रोया, क्योंकि वे जानते थे
कि एक ऐसा युग समाप्त हुआ जिसमें एक राजा ने सिर्फ राज्य नहीं बल्कि लोगों के दिलों का भी शासन किया था। पर किसी ने भी ये नहीं भुलाया कि वो परिवर्तन कैसे आया। एक रात जब आसमान से एक फरिश्ता उतरा और उसने दरबार को और फिर सारी धरती को ये सिखा दिया कि असली ताकत वही है जो मानवता को पनाह दे। अकबर का दरबार उस दिन भी वैसा ही भव्य था जैसे हमेशा होता। कुर्सियां सोने की तरह चमकदार, पर्दे मखमली, कवियों की गूंज, मंत्रियों की फुसफुसाहट और सैनिकों की ठसठस करती पगडंडी। परमनंद फूलों की खुशबू के बीच जिस तरह की ठहराव की हवा थी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी। शायद ये बेचैनी उन्हीं सवालों की थी जो राजकाज के पर्दे के पीछे पचे रहते थे। बीरबल अपने खास मृदु हंसने के अंदाज में बैठे थे, पर आज उनकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। ऐसी जिज्ञासा जो अक्सर किसी पहेली के पहले आती है। अकबर ने जिस तरह आदेश जारी किया कि सभा शांत रहे, उस हल्के से इशारे के पीछे चिंतन की गंभीरता भी थी। अचानक उभरा वो विषय कोई बड़ी घोर घटना नहीं थी, न कोई युद्ध की खबर, न कोई विद्रोह। बस एक छोटी सी बात ने दरबार की हवा बदल दी। एक गरीब किसान ने दरबार में लिखकर एक शिकायत भेजी थी कि नगर के किनारे एक भीड़ भाड़ वाली मंडी में कुछ धनिक व्यापारी मिलकर अनाज की किलोनाप में मिलावट कर रहे हैं और शहर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। शिकायत अदनासा कागज था, पर उसके शब्द कड़वे और उसका साक्ष्य निश्चित था। अकबर ने इस मामूली सी बात पर गंभीरता दिखाई। उसने कहा कि पहले सच्चाई जानी जाए, फिर फैसला होगा। इसी बीच बीरबल ने अपनी बाह पर सोहे हुए कपड़े से हल्का सा झटका लिया और कहा, जहांपनाह, जब तक सच्चाई आंखों के सामने न हो तब तक न्याय शब्द भर है। और तभी बीरबल ने वो सरल प्रश्न कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। किसी राज्य का असली माप क्या है? उसकी तिजोरी में कितनी दौलत है या उसकी गलियों में कितनी निहित दरिद्रता है? यह प्रश्न इतना सामान्य लगा कि दरबार के कुछ सदस्य ठहाके मारकर हंसे, पर वही ठहाका पसोपेश और असमंजस में बदल गया। अकबर ने अपनी सोच में ठहराव लिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल का चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में कुछ ऐसा झिलमिलाता था जिसे राजा के हित से जोड़ा नहीं जा सकता था। वो कुछ मानवीय था। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, ये प्रश्न तुमने किस नजरिए से रखा है? बीरबल ने पीछे झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दरबार नहीं बल्कि गांव का नापना चाहता हूं। यदि शहर में बच्चों की प्यास है और आपके दरबार में चावल पड़े हैं, तो क्या वह राज्य वास्तव में समृद्ध कहा जा सकता है? इन शब्दों में कोई धार्मिक उपदेश नहीं था, नहीं कोई विद्रोह की कसौटी, बस एक सादा सा परीक्षण था, इंसानियत का पैमाना। अकबर ने फैसला किया कि बीरबल को इस मामले की जांच करने दिया जाए, पर अकेले बीरबल को नहीं, बल्कि ऐसे 2 और लोगों को भी साथ भेजा जाए जिनके दिल और दिमाग दोनों साफ हों। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से 2 ऐसे लोगों को चुना। एक वो वृद्ध दरबारी जो अब राजनीति से थक चुका था पर लोगों की बात सुनता था, और दूसरा एक युवा सैनिक जिसका दिल सरल था पर वो न्याय में कट्टर था। तीनों आदमियों ने अंधेरी शाम में चुपके से मंडी का रुख किया, आसान परिक्रमाओं और शाही वेशभूषा से दूर। वे आम लोगों के बीच घुलना चाहते थे ताकि सच्चाई खुलकर सामने आए। मंडी पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के बड़े व्यापारी एक ओर बैठे थे। उनके सामने तराजू की पत्तियां लगातार झूल रही थी और बैकुंठी चौकीदार उनकी निगरानी कर रहा था। पर बीरबल की नजरें उन सूक्ष्म बातों पर पड़ी जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। एक बूढ़ी औरत जो बच्चों के लिए सूखे पत्तों से बने ढक्कन में खिचड़ी बांट रही थी, कुछ बच्चे जो हल्के से खोए हुए से खेल रहे थे, और एक दुकानदार जिसका चेहरा रंगरंजित था पर असहज था। धीरे धीरे वे लोगों से मिलने लगे। बिना किसी शाही आदेश के वे एक दूसरे के साथ बोले, उनकी कहानियां सुनी, और सबसे आखिर एक ऐसे बच्चे तक पहुंचे जिसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे गड्ढे पड़े थे। बीरबल ने उससे पूछा कि वो क्या खाता है। बच्चे ने मासूमियत से कहा कि वो मां का दिया अनाज खाता है, पर वो अक्सर उल्टी कर देता है
और पेट दर्द रहता है। बीरबल का दिल सिहर उठा। ये समस्या केवल मीठी सी खबर नहीं थी, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। तीनों ने उसी रात मंडी के कुछ व्यापारियों को छिप कर देखा और पाया कि अनाज में मिलावट किस तरह हो रही थी। कभी पत्थर के छोटे टुकड़े, कभी सस्ती अनाज मिलाई जा रही थी ताकि मोल में फायदा हो। पर यहां असली गूक ये था कि कुछ दस्तावेजों के नक्शे बदले जा रहे थे और कुछ अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे। बीरबल ने ये बातें लौटकर अकबर को बताई, पर राजा ने आदेश दिया कि सबूतों के बिना किसी पर इल्जाम न लगाया जाए। बीरबल ने उसी समय वही सवाल दरबार में फिर दोहराया, क्या राजा तिजोरी की गिनती करके अपने राज्य का माप लेता है या वो हर एक बच्चे की आवाज सुनकर? कुछ ने कहा कि यह भावुकता है, कुछ ने माना कि बीरबल शह में बहक रहे हैं, पर अकबर की आंखों में उलझन थी। राजा ने कहा कि जो भी सच होगा उसे सामने लाया जाएगा, पर बीरबल का इरादा केवल साक्ष्य दिखाना नहीं था, वो दरबार को झकझोरना चाहता था ताकि लोग अपने कर्तव्यों पर विचार करें। अगली सुबह बीरबल ने अचानक दरबार में प्रस्ताव रखा कि उन व्यापारियों को बुलाया जाए जिनके नाम संभावित रूप से संदेह के घेरे में थे। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि यह शर्मनाक होगा, पर बीरबल ने कहा कि राज में शर्मनाक वही है जहां दोष को छुपाया जाए और निर्दोष बदनाम हो। व्यापारियों को बुलाया गया तो उनमें से एक सौम्य सा व्यक्ति था जिसका नाम करमचंद था। वो पहले तो डर गया, पर फिर शान से सामने आया। बीरबल ने मृदुता से कहा, करमचंद, तुम्हारे पास कुछ जवाब है क्या? करमचंद ने आवाज को तंग कर कहा कि वो निर्दोष है, पर बीरबल ने उसकी आंखों में झांक कर देखा और पाया कि उसके होंठ कांप रहे थे। बीरबल ने फिर वही सवाल किया जो दरबार में चर्चा का विषय बन चुका था, तुम्हारी तिजोरी भरी है, पर तुम्हारी नगरी की बच्चों की आंखों में जो पीला रंग दिखता है उसे देखकर तुम्हारा दिल नहीं हिलता? करमचंद के चेहरे पर कुछ बदला नहीं, वो शिकंजे में आया नहीं बचा। उसकी जुबान से धीरे से निकला कि किसी को तो पेट भरकर खाना चाहिए साहब, और व्यापार में कुछ कमी बेशी होना तय है। ये जवाब बीरबल को असफल नहीं लगा, बल्कि उसने सोचा कि असली परीक्षा अब है। क्या राजा केवल कानूनी दंड सुनाएगा या वो उससे कहीं आगे जाकर न्याय करेगा? बीरबल ने तब एक अनोखा प्रस्ताव रखा। न्यायाधीशों के कठोर फैसले के बजाय वे गांवों में जांच भेजेंगे, पर यह जांच सिर्फ दोषी पकड़ने की नहीं होगी, बल्कि ये समाज की जड़ की पहचान करेगी। अकबर ने अनुमति दी और गांवों में उन बच्चों के स्वास्थ्य, मां बाप की आय, दुकानों के रखरखाव और अधिकारियों की ईमानदारी की गंभीर जांच करवाई। नतीजे चिंताजनक निकले। कई इलाके जिनमें मिलावट सामने आई थी, वे वही इलाके थे जहां गरीबी सबसे ज्यादा और निगरानी सबसे कम थी। वही कुछ व्यापारियों की लूट का अंदेशा था जो जानबूझकर कमजोरों को निशाना बनाते थे। अकबर का मन कांप उठा। राज्य की ताकत का ठीकरा उसने तिजोरी के पास कम और लोगों के दर्द के पास ज्यादा पाया। दरबार में बीरबल ने एक दिन अचानक ये सवाल फिर किया, यदि एक व्यापारी अपनी तिजोरी को बढ़ाने के लिए बच्चों की हंसी चुरा ले तो क्या राजा उसे केवल दंड देकर छोड़ देगा? ये प्रश्न उन लोगों के लिए चुनौती बन गया जो राजा के दरबार में बैठे थे। कुछ ने कहा कि यदि दंड सख्त न हो तो व्यापारी और भी भारी कृत्य करेंगे, पर बीरबल ने कहा कि दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि केवल बदला। उसने कहा कि यदि व्यापारी को मजबूर करके उसके विध्वंसक कृत्य रोक दिए जाएं और साथ में गरीबों की सहायता की जाए तो समाज स्थायित्व पाएगा। बीरबल की बातों में तीखी समझ थी। वो जानता था कि कठोर सजा कभी कभार समस्या की जड़ को नहीं पकड़ती, मगर उसकी बात को स्वीकार करना आसान भी नहीं था। अकबर ने बड़े दिल का परिचय दिया। उसने न केवल उन व्यापारियों की संपत्ति पर करुचि जताई, बल्कि उनके कुछ मुनाफे को उन इलाकों में लगाने का आदेश दिया जहां बच्चे बीमार पड़ रहे थे। उसने कहा कि यदि व्यापारियों ने अपने व्यवहार में सुधार दिखाया तो राज्य उनकी मदद करेगा ताकि वे ईमानदारी से व्यापार कर सकें, और साथ ही उन इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल बनवाए जाएं। यह फैसला कुछ लोगों को अजीब लगा,
कठोर दंड के समर्थक इससे नाखुश हुए। पर बीरबल का सवाल था कि क्या किसी का केवल शोर शराबा बंद करके फिर वही परेशानी आने देना समझदारी है? क्या राज्य का काम केवल चिल्लाना और दंड देना है, या वो सुधार और सहारा भी देगा? अकबर ने स्पष्ट किया कि वो दंड और सुधार दोनों करेगा। जो दोषी सताए लेंगे, पर साथ ही समाज को बचाने के भी उपाय होंगे। समय के साथ जो बदलाव हुआ वो चौंकाने वाला था। कुछ व्यापारियों ने ईमानदारी से हाथ मिलाया और अपने लाभ का एक हिस्सा स्कूलों और स्वास्थ्य कल्याण में लगाया। कुछ ने शुरुआत में विरोध किया, पर जब उन्होंने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से गांवों की उत्पादकता और लोगों की आत्मगौरव बढ़ रहा है, तो वे भी बदल गए। बीरबल ने दरबार में देखा कि उसका वही सादा सा सवाल दरबार की नीति बनकर उभर आया था। राज्य का माप सिर्फ खजाने से नहीं, बल्कि लोगों की खुशी और स्वास्थ्य से भी होना चाहिए। यह सिद्धांत अब न केवल शब्दों में था, बल्कि क्रियाओं में उतर रहा था। अकबर के दरबार का स्वरूप बदलने लगा। लोगों ने देखा कि शासन की शक्ति का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाना भी है। पर परिवर्तन के रास्ते में षड्यंत्र नहीं रुके। कुछ असंतुष्ट दरबारियों ने अकबर के प्रति षड्यंत्र रचा। वे डरते थे कि यदि अकबर ने आम लोगों के लिए सच्चे अर्थों में काम किया तो उनकी सत्ता और सुविधाएं खतरे में आ जाए। उन्होंने बीरबल के कदमों को जनता में भ्रम फैलाने वाली साजिश बताने का प्रयास किया। एक दिन दरबार में कई पक्षों की तकरार इतनी तेज हुई कि शब्दों के बजाय हाथ उठने लगे। पर बीरबल ने अपने सवाल की ताकत से फिर माहौल को शांत किया। उसने कहा, हम हाथों से तलवार उतारकर किसको बचाएंगे? क्या तलवार से कमजोरी मिटेगी या ममता का बीज बोया जाएगा? ये वाणी जैसे किसी ने किसी अदालत में पैनापना कर दिया। लोग सोच में पड़े कि क्या वे सचमुच एक दूसरे को दोष देकर समस्या सुलझाएंगे या वे मिलकर समाधान खोजेंगे। अंततः अकबर ने दृढ़ता से निर्णय लिया कि ऐसे दोषी जिन्हें सार्वजनिक नुकसान पहुंचाने का प्रमाण मिले, उन पर कर लागू किया जाएगा और वही कर उनके द्वारा किए गए सुधारों में लगाकर समुदायों की सहायता की जाएगी। ये नीति कुछ के लिए कड़वी थी, पर जरूरी भी। धीरे धीरे जब गांवों में विद्यालय खुले, नहरों की मरम्मत हुई और बच्चों की सेहत में सुधार दिखा, तो शहर की गलियों में वही पीला रंग कम होने लगा। बीरबल का सवाल जो एक हंसी लगने वाला तर्क था, उसने दरबार की नींव को दुरुस्त किया। लोग अब जानते थे कि शासन का अर्थ केवल करने वाली औपनिवेशिक ताकत नहीं, वो जिम्मेदारियों का बंटवारा भी है। कई साल बाद जब अकबर ने बीरबल से उस पुरानी घटना का जिक्र किया, तो बीरबल ने सरलता से कहा, जहां पनाह, मेरा सवाल कभी किसी को मारता नहीं, पर वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उस दिन मैंने दरबार को हिलाने का मतलब ये नहीं लिया कि हम एक दूसरे को गिराएं। मेरा मतलब था कि हम अपने आंचल की गंदगी साफ करें ताकि वहां नया बीज लग सके। अकबर ने धीमे हंसते हुए कहा कि वो अब समझता है। एक राजा की असली मजबूती उसकी संवेदनशीलता में है, और बीरबल का सवाल उसी संवेदनशीलता की गोली थी जिसने दरबार की बेखबरी को जगा दिया। और इस तरह बीरबल के एक सवाल ने दरबार को हिला दिया। न किसी युद्ध के तलवार से, न किसी विद्रोह की आग से, बल्कि एक सरल मानवीय सवाल से, जिसने न केवल राजनीति को बल्कि लोगों के दिल को भी बदल दिया। वर्षों के अंतराल में जब उस गांव के बच्चे बड़े हुए और अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, उन्होंने अपने बच्चों को बीरबल की कहानी सुनाई। न कि उस तरह की कहानी जिसमें हीरो केवल तलवार चलाते हैं, बल्कि उस कहानी को जिसमें एक सवाल की ताकत ने समाज के चेहरे को बदल दिया। बीरबल की बात अब स्टोरियों में तैरती रही, और हर बार जब कोई नया शासक दरबार में आता, लोग उसे वही प्रश्न याद दिलाते, राज्य का असली माप क्या है? और इस तरह बीरबल का सवाल बस एक ही बात सिखाता रहा कि असली न्याय और सच्ची सत्ता वही है जो लोगों के दर्द को सुनकर उससे लड़ सके, और यही वो विरासत थी जो दरबार को हिलाकर बाद में गूंजती रही।